पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ जाओ स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका हाथ मेल्ट हो रहा है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और टीचर उसे संभालने कोशिश कर रहे होते हैं। इसी सीन के दिखाते हुए हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ युहाओ कहता है कि मैं इसमें जाओ जाओ की मदद करूंगा, तो वांग डोंग कहता है कि अभी की तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तो यह इसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस होगा। तो हुआ युहाव कहता है शांत, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। और हुआ युहाव की इस बात को सुनकर वांग डोंग काफी चौंक जाता है और मुलाव भी चौंक हुए कहते हैं, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन तो जाओ जाओ के लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, और वैसे तो यह स्पिरिट बोन काफी पावरफुल है, लेकिन यह पहले से भी कहीं ज्यादा डेंजरस हो गई है। तो हुआ युहाव कहता है आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे पास 70% चांसेस है सफल होने के, और तो और मेरी जो मिस्टीरियस हैंड स्किल है तो इसकी मदद से मैं जाओ जाओ के मुकाबले और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तो और सच में मेरे पास एक काफी पावरफुल सोल बोन है जिसने मेरी बॉडी को काफी स्ट्रांग बना दिया है। और फिर टीचर कहते हैं तो फिर ठीक है, और वैसे भी जोखिम उठाए बिना कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई भी और किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगा। और वांग डोंग भी हुआ युहाव के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और यह मन में कहता है हुआ युहाव ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस तरफ हुआ युहाव मन में कहता है इस दौरान मैं अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खो सकता हूँ, वरना हम दोनों ही अपने हाथों को खो बैठेंगे। और जैसे ही हुआ युहाव जाओ जाओ के हाथ को पकड़ता है तो यह महसूस करता है कि गुस्से से भरी हुई स्पिरिट का तूफान इसी बॉडी के अंदर आ रहा है, और यह मन में कहता है यह तो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग फीलिंग है। और टीचर हुआ युहाव से पूछते हैं युहाव कैसे हो, तो हुआ युहाव कहता है आप चिंता मत करें, मैं ठीक हूँ। और तभी टीचर अपनी पावर का यूज करके उस सोल बोन को हुआ युहाव के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, और जैसे ही वह बोन जाओ जाओ के हाथ के अंदर से निकल के हुआ युहाव के हाथ के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही इस खतरनाक स्पिरिट बोन गोल्डन फ्यूजन हुआ युहाव के हाथ के साथ होने लगता है, तो इसके एक्सेस पावर काफी खतरनाक तरीके से हुआ युहाव की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस खतरनाक ताकत की वजह से हुआ युहाव को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि इसके आग की लपट किसी चाकू की तरह बार बार इसके हाथ को कट रही होती है, और इसी वजह से युहाव को और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो टीचर इसे हार न मानने के लिए कहते हैं, जबकि वांग डोंग को युहाव की काफी चिंता हो रही होती है। और इस तरफ हुआ युहाव अपनी पूरी पावर के साथ इसके सामने टिकने की कोशिश कर रहा है और मन में कहता है यह जो तुम्हारा डर है इसे मुझे खत्म करने दो, इसे खत्म करने दो बलपूर्वक। और ऐसा करने के लिए हुआ युहाव मिस्टीरियस जेड हैंड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यह गोल्डन लिक्विड आराम से युहाव के हाथ में जाने लगता है। और इस चीज को देखकर टीचर भी है हैरान होते हुए कहते हैं यह तो स्टेबलाइजर हो रहा है, तो फिर चलो मैं स्पिरिट बोन एनर्जी को ट्रांसफर करना फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए यह पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पेनफुल होगा। और टीचर की इस बात को सुनकर हुआ युहाव वांग डोंग थोड़े से परेशान होते हैं, और तभी हम देखते हैं वह स्पिरिट बोन एनर्जी पूरी तरीके से हुआ युहाव के हाथ में चली जाती है, और इस तरीके से स्पिरिट एनर्जी का ट्रांसफर खत्म हो गया होता है। और अब तो हुआ युहाव को पहले के मुकाबला और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसे ऐसे दर्द में देखकर टीचर मन में कहते हैं लगता है कि इसका हाथ एक्सप्लॉइट होने वाला है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डार्क गोल्डन बियर की स्पिरिट बोन के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर छिपी होगी। और तभी हुआ युहाव देखता है यह जो कर रहा है वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, किसी तरह की सोल इंटरफ्रेंस की वजह से, और इसी वजह से यह स्पिरिट बोन की पावर के साथ फ्यूज नहीं हो पा रहा है। और तभी हुआ युहाव अपने स्पिरिट स्किल को रिमूव कर लेता है, और इस पेन के खिलाफ में हुआ युहाव स्ट्रांग बने रहना चूज करता है। और वांग डोंग भी चौंक जाता है जब यह देखता है कि हुआ युहाव ने अपनी स्पिरिट प्रोटेक्शन को हटा लिया है। टीचर भी इस चीज को देखकर मन में कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे, जिससे तुम कठिनाइयां के सामने मजबूती के साथ ठीके हो। और क्योंकि हुआ युहाव काफी दृढ़ता इस चीज को लेकर, इसलिए इसे अपने राइट हैंड के अंदर जो पेन हो रहा होता है उसका पता नहीं चलता है। और इतनी ज्यादा पावर की वजह से हुआ युहाव का हाथ काफी ज्यादा तेजी से डैमेज हो रहा होता है, और टीचर को लगता है कि अगर यह इसी रफ्तार से ऐसा होता रहा तो यह काफी जल्द ही अपने एक हाथ को खो बैठेगा। और तभी हम देखते हैं कि हुआ युहाव की थर्ड आई ओपन होने लगती है, और यह मन में कहता है तो लगता है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। और तभी युहाव ईविल नाइफ को बाहर निकलता है, और हम देखते हैं कि थर्ड आई के अंदर से ईविल नाइफ निकाल के बाहर आती है। और जब टीचर हुआ युहाव के हेड को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि न सिर्फ युहाव के हेड पर थर्ड आई ओपन हुई थी, बल्कि कि उसमें से तो एक एवल नाइफ भी उड़कर आए हैं जो कि सीधे युहाव के हाथ के अंदर घुसने लगती है, और फिर इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइट बाहर निकलने लगता है। और युहाव का ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है, क्योंकि जो डार्क गोल्ड बोन होता है वह अब शांत हो गया था, और अब यह हुआ युहाव के राइट आर्म के साथ फ्यूज होने लगता है, और ईवल नाइफ इतना से इतनी ज्यादा स्ट्रांग और निकल रहा होता है जिससे ये क्लोज आने वाले डैमेज को काफी तेजी से हिल कर रहा होता है। और लगभग 1 घंटे बाद ही हुआ युहाव का राइट हैंड स्टेबलाइजर हो जाता है,
और हुआ युहाव का हाथ जो बार बार टूट के रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, उसके इस इनक्रेडिबल दर्द को यह हमेशा याद रखेगा और यह बार बार अपने हड्डियों के टूटने के गाने को सुन रहा होता है, जिससे इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसलिए इतने ज्यादा दर्द के साथ शांति से नीचे बैठा होता है। और टीचर भी हुआ युहाव की इविल पावर को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और इन्हें अब इसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व हो रहा होता है। और स्पिरिट फ्यूजन की वजह से वांग डोंग उस चीज को महसूस कर पाता है जिससे हुआ युहाव एक्सपीरियंस कर रहा था। और हुआ युहाव के इतनी ज्यादा दर्द को महसूस करके वांग डोंग सिर से लेकर पांव तक कांप रहा होता है और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और टीचर वांग डोंग ये दोनों ही हुआ युहाव के पास शांति से बैठे होते हैं और ऐसे ही इनकी रात बिना सोए गुजर जाती है। और सुबह हम हुआ युहाव के हाथ में काफी कट लगे हुए देखते हैं। इनमें से अचानक काफी सारा खून पड़ता है और इस चीज को देखकर टीचर वांग डोंग जाओ जाओ ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अब हुआ युहाव के डार्क गोल्डन क्लो आ गए होते हैं, जिससे हुआ युहाव को ऐसा लगता है जैसे कि इसकी उंगलियां साइज काफी बढ़ गया हो। और फिर हुआ युहाव इसे अंदर लेने का ट्राई करता है तो यह अंदर चली जाती है और टीचर भी काफी अचंभित होते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, यह एकदम परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी हुआ युहाव काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है और यह मन में कहता है आखिरकार मैं सफल हो ही गया और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यह चीज ऐसी हो जाएगी। और तभी वांग डोंग हुआ युहाव को संभालते हुए पूछता है युहाव क्या तुम ठीक हो? और जाओ जाओ को भी हुआ युहाव की काफी चिंता हो रही होती है तो हुआ युहाव इसे कहता है कि मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारी स्पिरिट बोन लिया। तो इस पर जियाओ जियाओ कहती है हुआ युहाव तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम इसे नहीं लेते तो मुझे एक हाथ खोना पड़ता। और फिर हमें हेवन डू अंपायर के मून पैलेस को दिखाया जाता है जहां पर एक मिस्टीरियस पर्सन कहता है मेरा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। वह पोसिडन पवेलियन का मास्टर उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता है और इस मिस्टीरियस पर्सन के साथ जो यह दूसरा बंदा होता है यह जिंग होंग चिंग होता है और यह कहता है तुम में से या हम में से कोई भी एक्शन लेता है तो इससे मुलाव की मौत जल्दी होना तय है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते हैं तब भी रिजल्ट वहीं से रहेगा। तो यह मिस्टीरियस बंदा कहता है अगर यह बात है तो यह काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डार्क फिनिक्स जाओ ताव, समय हो गया है तुम्हारे आने का और मैं उन सभी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और फिर हमें हेवन डू अंपायर के कैपिटल सिटी को दिखाया जाता है जहां पर टांगिया का जन्म हुआ था और यह यहाँ पर वापस लौट आई है। और फिर हमें सिटी के सेंटर में टांगिया को दिखा जाता है। वैसे तो ये टैंक सेक्ट को रिवाइव करने का काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अभी इसे पता चल गया है कि सारी चीज उतनी भी सिंपल नहीं है जितना कि इसने सोचा था, क्योंकि सबसे पहले जरूरत ही पैसा होता है और पैसे के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वह कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन फास्ट में जो टैंक सेट से हुआ करते थे वो टैनिया को इस तरीके से अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे कि इसमें कोई बीमारी हो। और हम टांगिया को देखते हैं जो जैसे ही टैंक सेट के एंट्रेंस पर पहुंचती है तो सभी लोग ही जान जाते हैं कि टांगिया लौट आई है। और टांगिया भी एक निर्दय दुनिया में जी रही होती है जहां यह काफी अकेली और पावरलेस है और काफी समय पहले ही गुस्सा और नफरत ने इसके अंदर अपना घर बना लिया होता है। और तो और यह बाकियों को अपनी तरफ घूरने से नहीं रोक पाती थी और अब इसकी सहन शक्ति खत्म हो गई होती है, जिस वजह से यह अब और ज्यादा सह नहीं सकती थी। और आखिरकार अब यह टैंक सेट के एंट्रेंस पर आ गई होती है और रोते हुए इस जगह को याद करने लगती है पहले कैसे यह वेयर हाउस इसका घर हुआ करता था। और फिर टंग या रोते हुए कहती है फादर मदर मैं अपने घर लौट आई हूँ। और फिर टैंग या काफी गुस्से में अपने आंसुओं को पोंछ करके कहती है यह मेरा घर है, यहाँ पर आसपास ही कोई स्ट्रांग स्पिरिट मास्टर होता है। और यह टांग या को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और यह कहता है इसके पास तो सच में डार्क ऑरा है। और इस तरफ टैंग या ब्लू सिल्वर गर्ल्स को बाहर निकाल के अटैक करते हुए कहती है मैं अपने घर को वापस लेकर रहूंगी। और इस समय टैंग या अपने मन पर से गुस्से को नहीं हटा पा रही होती है क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई गोल नहीं था और इसके दिल में सिर्फ एक ही सिंगल आइडिया था, वो इसके गुस्से को बाहर निकालना और टैंग या अटैक करके किसी को मार देती है। इस चीज को देखकर टाइम सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वह काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या यह लड़की पागल हो गई है और असल में यह वापस से लौट आए हैं मरने के लिए। और जैसे ये बंदा ध्यान से टैनिया को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि यह तो एक 4 स्पिरिट रिंग स्पिरिट एल्डर बन गई है और आखिर कब यह इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और इस तरफ टैंग या गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है मौत आ रही है। और टांगिया के जो ब्लू सिल्वर ग्रास थी वह डार्क में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और टैगिया की जो ब्लू सिल्वर ग्रास डार्क बन गई थी उनमें नुकीले कांटे निकाल आते हैं और यह हवा में उड़ने लगती है और यह यहीं पर 2 डिसिप्लस को पकड़ लेती है जिनके खून को यह तब तक निकलते हैं जब तक कि यह दोनों मर नहीं जाते हैं और इनके खून को टांगिया अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से इसका चेहरा काफी पीला और डरावना लगने लगता है। और इस तरफ टांगिया को ऐसे करता ये बंदा मुस्कुराते हुए कहते हैं यह तो सच काफी अनएक्सपेक्टेड था और यहाँ तक कि यहाँ पर भी मैं इस जैसी क्यूट लिटिल सिस्टर
से मिल पाया और इस तरफ टांगियां चिल्लाते हुए कहती हैं, टाइली बाहर निकल और आके मेरा सामना कर। और तभी अंदर से कुछ लोग टांगियां की तरफ भाग कर आने लगते हैं, जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम ही जिसने यह किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट की लोगों को मारने की। और यह जो बंदा होता है यह टेली का बेटा होता है और यह टांगियां को देख के काफी चौंक जाता है और मन में कहता है, इसकी कल्टीवेशन तो पहले ही एक लेवल तक पहुंच गया है। और फिर यह कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फादर और बाकी के 2 एल्डर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसीलिए बस इसे पकड़ लो और उनके आने तक का इंतजार करो। और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर टांगियां की तरफ एक साथ हमला करने लगते हैं और यह पर्सन कहता है, अब तुम बच के नहीं भाग सकते हो, बल्कि अब तुम्हें काल कोठरी भी नसीब नहीं होगी, बल्कि काफी जल्दी तुम्हें मौत मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि टांगियां काफी खतरनाक तरीके से इन सभी को अपनी डार्क सिल्वर ग्रास के अंदर पकने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं बल्कि आज तुम सभी लोग ही मरने वाले हो। और इन लोगों को जो डार्क ग्रास जकड़ रखा होता है, इस वजह से यह लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और हम कई सारे लोगों को इस डार्क ग्रास से काफी बुरी हालात होते हुए देखते हैं। और वह पर्सन भी नोटिस कर लेता है, यह ब्लैक ग्रास इसके ब्लड को अब्सॉर्ब कर रही है और इस वजह से कुछ लोग एक झटका में मारे जाते हैं। और यह पर्सन हैरान परेशान होते हुए इसे कहता है, तुम तो असल में एक डार्क स्पिरिट मास्टर बन चुकी हो। और टैनिया की जो ब्लडी आइज होती है उनकी और भी ज्यादा हालात खराब होने लगती है और यह पूरी तरीके से नरसंहार पर उतर आती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई एक भी बच ना जाए। और जब टैंगिया का जन्म हुआ था तब इसके पास एक मिस्टीरियस टैलेंट था, जिसकी मदद से यह लाइफ ऑरा निगल पाती थी, जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही छिपा हुआ था। और स्पिरिट टूर्नामेंट के दौरान यह काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती गई, जिसके बाद इसने अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का चूज किया और इसने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास की विटैलिटी को ही अब्सॉर्ब कर लिया। और इस लेंट के अंदर एक ऐसा ऑरा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसने इसकी सोल को काफी गहराई से बदल दिया, जिसकी वजह से इसके ब्लू सिल्वर ग्रास डार्क सिल्वर ग्रास में बदल गई होती है, बिल्कुल हमारे टैंग सैन की तरह। लेकिन इसकी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है और जब तक इन सभी की ही मौत नहीं हो जाती है तब तक यह इन सभी के खून की एक एक बूंद को अब्सॉर्ब करती है। और तो और इसके पास इसकी 4 स्पिरिट रिंग्स की पावर भी होती है। टैंग या का सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और टैंग या काफी गुस्से में कहती है, कमीनो आज तुम सभी ही मारे जाओगे। और तभी टाइली यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक 6 स्पिरिट रिंग स्पिरिट मास्टर है। और जब यह अपने बेटे की ऐसी हालत को देखता है तो यह भटकते हुए कहता है, कमीनी तूने मेरी बेटे को मारा है। और तभी इसका साथी कहता है, टाइली इससे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि इसने तुम्हारे बेटे के ब्लड को ऑब्जर्व कर रखा है, जिस वजह से इससे अब निपटना पहले के मुकाबला काफी मुश्किल हो गया है। तो टाइली गुस्से से कहता है, यहाँ तक कि अगर यह एक इवल स्पिरिट मास्टर भी है तब भी इसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही है और इसने मेरे बेटे को भी मार दिया है, तो यह किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं जा सकती है। इसलिए हम सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और चलो इसे मिलके मारते हैं। और टांगियां अच्छे से जानती थी कि इसका अपोजिट पर्सन इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तब भी यह यहाँ से नहीं भागती है और नफरत ने इसे पूरी तरीके से अंधा कर दिया होता है। और यह काफी गुस्से से कहती है, टैली मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और टैंग यह अपने सबसे ताकतवर मुंह से अटैक करने वाली होती है, क्योंकि यह किसी को भी बख्शना नहीं चाहती थी। और तभी टैंग या डार्क कंट्रोल सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करती है और यह टैंग या की 4th डार्क स्पिरिट रिंग एबिलिटी होती है। और इसकी यह जो 4th स्पिरिट एबिलिटी होती है यह इसकी सभी स्पिरिट रिंग्स में से सबसे ताकतवर और स्ट्रांग होती है। और यह इसे एक ऐसे प्लांट से मिली थी जिसका कल्टीवेशन 5000 ईयर का था। और इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए टैंगिया कहती है, आज तुम सभी ही मेरे हाथों से मरोगे। और जैसे टैग या की डार्क ग्रास टाइली के साथी को पकड़ती है तो यह काफी चौंक जाता है और यह कहता है, इसमें तो मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे आकर बचाओ। और कोई इसके लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही यह मारा जाता है। और इस तरफ टाइली बिना रुके टांगिया की तरफ ही बढ़ रहा होता है और टांगिया की डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए टाइल की 6th स्पिरिट रिंग का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यह टैग या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही एक साथ में इतनी खतरनाक हो सकती है और तुम तो सच में एक डार्क स्पिरिट मास्टर हो। और यहाँ तक कि अगर तुम छोटी भी हो तो भी आज तुम मेरे ही हाथों से मारी जाओगी। और इतना करके ये टांगिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और इसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और टांग या अपने स्पिरिट स्किल को इस्तेमाल करती है जिससे कि यह इसे रोक सके। और इस वजह से टांग या टाइली के अटैक को डोज नहीं कर पाती है और टाइली की स्पिरिट पावर के प्रेशर को इसी बॉडी ज्यादा झेल नहीं पा रही होती है। और इस तरफ टाइली अटैक करते हुए कहता है, इतना स्ट्रांग होना काफी नहीं है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह छोटी मोटी शील मुझे रोक पाएंगे। और फिर यह पहले टांगिया को मारने के लिए अटैक कर देता है और इस दौरान टांगिया के मन में सब क्लियर हो जाता है और यह जान गई होती है कि यह इस फाइट से जिंदा बच के नहीं जा सकती है, लेकिन अगर यह यहाँ पर मारी जाती है तो इसे टैंक सेट के कब्र का एक हिस्सा मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह होती है
कि यह अब ऐसी और निराशा को नहीं सहना चाहती थी और यह रोते हुए कहती है, फादर मदर, मैं काफी जल्दी ही आप लोगों के पास आने वाली हूँ। और यह अपने आखिरी लम्हों में बीबी को रोते हुए याद करने लगती है और मन में कहती है, सिर्फ बीबी तुम ही हो जिसे मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी कोई अचानक से आ जाता है जो कि टाइली को एक ही झटके में मार देता है और यह बंदा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और इसके अंदर से डार्क ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। और इस तरफ टांगिया को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यह अभी जिंदा है। तो यह कहती है, क्या मैं अभी देख सकती हूँ? और फिर यह मिस्टीरियस बंदा टायरी को टांग या के आगे पटक देता है और कहता है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ और तुम इसका क्या करना चाहती हो? और पहले तो टांग या को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वह जिंदा है, लेकिन जब यह स्पिरिट मास्टर की बात को सुनती है और टाइली को अपने सामने लाचार पैरालाइज पाती है तो यह काफी ज्यादा ईविल तरीके से स्माइल करती है। और यहाँ पर यह हमारी जो क्यूट सी टांगियां थी वह पूरी तरीके से ईविल हो चुकी है और इस तरफ टाइल भी काफी ज्यादा घबराए हुआ होता है क्योंकि अब यह अपनी एक उंगली तक हिला नहीं पा रहा होता है। और इसकी ऐसी हालात को देखकर टैंग या अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और काफी गुस्से से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, टेली, तुम्हें मेरी पेरेंट्स की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी और अब तुम न सिर्फ आज से सफर करोगे। और क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? और आज मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगी। और जब टांग या अपने अटैक कर दी होती है टाइल के ऊपर तो टाइल उन्हें ब्लॉक करने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता है और टांगिया के काफी सारे अटैक इसे लग जाते हैं। और इस चीज को देखकर खुद टांगिया भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने इसे पैरालाइज कर दिया है? तो यह इविल स्पिरिट मास्टर कहता है, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैंने ऐसा क्यों किया है? जिस पर टांगिया कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। तो यह एविल स्पिरिट मास्टर कहता है, तुम अब और फास्ट मूव नहीं कर सकती हो और 3 और लोग आ रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए। और इस तरफ टांग या अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और अपनी पावर को बढ़ा के अपने हाईएस्ट लेवल पर ले जाती है और बार बार टाइली के ऊपर अटैक करने लगती है। और यह तब तक ऐसे ही टाइल के ऊपर अटैक करती रहती है जब तक कि उसके दर्द भरी चिंक साइलेंस में नहीं बदल जाती है और यह अपने वेपन से उसे छलनी छलनी कर देती है। और इसे करने के बाद टांग या चिल्लाते हुए कहती है, मदर फादर टाइली को उसकी सजा मिल चुकी है जो इसने आपके साथ किया था। और फिर हमें स्टार डवो फॉरेस्ट सीन दिखाई जाता है जहाँ पर ज्याओ ज्याओ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही होती है और यह कहती है कि तुम लोग अच्छे से ध्यान देना मेरी इस 5000 स्पीड के ऊपर। और फिर यह अपने ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेती है और यह अपने स्किल का इस्तेमाल बढ़ा देती है। और इस चीज को देखकर वैंग डोंग काफी खुश होता है और कहता है कि यह तो पहले वाले के मुकाबला 3 गुना बड़े हैं और तो और यह डार्क गोल्ड लाइट के साथ शाइन भी कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं है और ध्यान से देखो। और फिर जाओ अपने इन ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके एक जगह काफी खतरनाक अटैक करती है। और इस चीज को देख के वांग डोंग खुश होते हुए कहता है, इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो वाकई में काफी भयंकर है। तो हुआ युहाव कहता है, तुम्हारी पावर तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और यह स्किल तुम्हारी स्प्लिट एजेंसी का एम्प्लीफिकेशन है जिस वजह से जो तुम्हारा डिफरेंट स्किल है वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और तो और तुम्हारी सभी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है जो कि वाकई में काफी बढ़िया बात है क्योंकि इससे हमारी टीम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और अटैक डिफेंस और कंट्रोल के साथ हमारी टीम एकदम परफेक्ट हो गई है। कोई भी स्पिरिट बोन को आजमाए जिसमें लगभग मेरे हाथ को खत्म कर ही दिया था। तो युहाव कहता है, तो फिर चलो बेसिक अटैक के साथ इसे आजमाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि युहाव की फिंगर एक्सटेंड होकर गोल्डन फिंगर में बदल जाती है और यह काफी बड़े अटैक करती हुए कहती है, चलो देखते हैं कि तुम इस बड़े रॉक से कैसे निपटे हो। तो युहाव कहता है कि इस छोटे से स्टोन से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और युहाव काफी तेजी से इस रॉक के ऊपर काफी सारे कट लगा देता है जिस वजह से यह बड़ा सा रॉक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बट जाता है। और इस चीज को देख ज्याओ ज्याओ काफी चौंक जाती है और कहती है कि युहाव ने तो इसे काफी आसानी से ही काट दिया और युहाव तो वाकई में काफी स्ट्रांग हो गया है। और इस तरफ युहाव कहता है, चलो स्पिरिट रिंग को भी आजमा ही लेते हैं। और फिर युहाव इसे डार्क गोल्ड फायरिंग क्लोथ से एक काफी खतरनाक अटैक जमीन पर कर देता है और इसे देख के ये दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और यह दोनों कहते हैं, इसकी पावर तो कितनी भयंकर है। और तो और स्पिरिट बोन की जो स्किल है वह तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। तो युहाव बताता है कि हालांकि यह मेरी काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को कंज्यूम भी करता है और सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक ही लगभग मेरी 30% स्पिरिट पावर को कंज्यूम कर लेता है। और वास्तव में टीचर ने भी कहा था कि धीरे धीरे मैं इसे स्पिरिट बोन की पावर अपना ही लूंगा। और देख के ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। तो वांग डोंग कहता है, चलो अब समय हो गया है यहाँ से चलने का और हमें अपने लक फायदा उठाना चाहिए तुम्हारी 3rd स्पीड रिंग को ढूंढने के लिए। और फिर ये तीनों युहाओं के लिए 3rd स्पीड रिंग को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं। लेकिन इनका जो लक होता है वह ज्यादा समय तक नहीं चलता है क्योंकि अगले 10 दिनों तक इन लोगों ने युहाओं के लिए एक सूटेबल स्पिरिट रिंग भी नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पर खाली हाथ होते हैं क्योंकि 10 दिनों में स्टार डू फॉरेस्ट में काफी अच्छा खास एक्सपीरियंस मिल गया होता है और इस दौरान इन्हें इनके पोटेंशियल के एडवांटेज का पता चला है। और यह तीनों रात के समय फायर जला
के बैठे होते हैं, जहाँ पर वांग डोंग कहता है कि नहीं तुम गलत हो, क्योंकि अब हम होपलेस हैं। तो जाओ जाओ इसे कहती है कि हाँ, उस तरह का सोल बिस्ट मिलना काफी ज्यादा रेयर है। तो युहाओ थोड़ा सा निरस होते हुए कहता है वैसे वह काफी अच्छा आइडिया था, लेकिन एक सूटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जाओ जाओ कहती है कैप्टन, हम जरूर उसी तरह के स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ के रहेंगे जो कि आपके लिए एकदम सूटेबल हो। वैसे भी हम सभी ही अभी जंगल के किनारे हिस्से पे ही हैं। तो वांग डोंग कहता है कि मैं जाओ जाओ के साथ सहमत हूँ, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और अभी की हमारी पावर के हिसाब से हम 10,000 एयर स्पीड बिस्ट के साथ भी डील कर सकते हैं, और यहाँ पर मिस्टीरियस बीस्ट सच में काफी पावरफुल स्पिरिट बीस्ट हैं। तो युहाओ कहता है कि शायद हमें उसे भी चेक करके देखना चाहिए, लेकिन अगर हमारा सामना किसी पावरफुल स्पिरिट बीस्ट से होता है तो हम तुरंत ही वहां से निकाल आएंगे। और तभी युहाव कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करता है और कहता है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह हमारे लिए ही स्टार ड्यू फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हैं, और उनमें से एक ऐसा बंदा भी है जिसकी पावर का मैं अंदाज भी नहीं लगा सकता हूँ, और मुझे डर है कि हम उसकी पावर को भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो वांग डोंग कहता है कि तो क्या तुम चाहते हो कि हम छिप जाए, जिस पर युहाव माना करते हुए कहता है नहीं, ऐसा लगता है कि उनका भी वही रीजन है जो हमारा रीजन है। स्टार ड्यू फॉरेस्ट के सेंटर से हमें देख रहे होंगे, और अगर हम अचानक से गायब हो जाते हैं तो इससे उन्हें हम पर शक होगा। और तभी एक बंदा इन तीनों के पास आ जाता है, जिसे देख वांग डोंग पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो यह बंदा कहता है हम तो बस इस जंगल से गुजर रहे थे और हम फॉरबिडेन एरिया की तरफ जा रहे हैं। और यह मन में कहता है कि यह तो बस 3 छोटे बच्चे ही हैं। और फिर यह युहाव और वांग डोंग से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युहाव कहता है कि हम स्टार ड्यू फॉरेस्ट में सोल रिंग की तलाश में आए हैं, जिससे कि हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। और तभी पीछे से कुछ लोग आते हुए कहते हैं भाई टान, क्या हालात। तो युहाव पूछता है कि आखिर यह बिग भाई कौन है। और तभी यह बांदा आगे आते हुए कहता है लिटिल भाई, मोमो यूनिफाई हूँ, और हम भी स्टार ड्यू फॉरेस्ट के अंदर ही एंटर करना चाहते हैं, और काफी जल्दी रात होने वाली है, और तो और हम लोग थके हुए भी हैं, और हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तो युहाव कहता है बेशक, और यह मन में कहता है लगता है कि यह बंदा 7 रिंग स्पिरिट मास्टर है। और फिर हमें बताया जाता है कि युहाव डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसलिए इन सभी के कैंप्स अब एक साथ लगे होते हैं। और मोयू फाइनेंस युहाव से कह दिया होता है कि वह इस फॉरेस्ट को पर करने में मदद करेगा, जिससे कि वह स्टार ड्यू फॉरेस्ट के मिस्टीरियस सेंटर तक पहुंच सके। और फिर हमें वांग डोंग युहाव के रूम के अंदर का सीन दिखाई जाता है। यहाँ पे वांग डोंग कहता है कि ऐसा दिखता है कि वह काफी थके हुए हैं, लेकिन यहाँ अगर हम फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई खतरनाक चीज तो नहीं होगी ना। तो यह कहता है वहाँ पे डरने जैसा कुछ नहीं है, और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था उस बीच वाली लड़की को देखने के लिए, और वो दिखने में नंबर 1 टीम जैसी लग रही है। और पहले मुझे लग रहा था कि इनका लीडर ONFI है, लेकिन जब सभी पर करीब से ध्यान दिया तो पता चला कि यह सभी ही बीना नाम की उस लड़की को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं है। और युहाव की बात को सुनकर वांग डोंग इसके करीब आते हुए कहता है कि लगता है कि तुम उस लड़की को काफी केयरफुल है, और ऐसा तो जेंटलमैन नहीं करते हैं। तो युहाव कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़की मुझ पर ध्यान देगी। तो वांग डोंग कहता है मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर हमें वीना के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिना पूछती है कि मुफी तुम्हें इन तीनों के बारे में क्या लगता है, और तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से ज्यादा टैलेंटेड कौन है। तो मुफी कहता है रॉयल हाइनेस, मेरा ओपिनियन में युहाव पावरफुल है, और इन तीनों की जो यह टीम है इसमें हुआ युहाव सेंट्रल प्लेयर है, और इसकी बॉडी की जो विटालिटी है वह काफी स्ट्रांग है, वही इसका कॉन्स्टिट्यूशन बाकियों के मुकाबले काफी कमजोर है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें और किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी। तो बीना कहती है तो हमें भी अब आराम करना चाहिए, जिसके बाद यह यहाँ से चला जाता है। और इसके यहाँ से जाते ही बिना काफी खुश होते हुए इस दूसरी लड़की से कहती है कि बिग सिस्टर, ये छोटू तो काफी कूल लगता है, और आपने भी तो यही कहा था ना। तो सिस्टर कहती है कि आखिर मैं उसे पसंद क्यों करूंगी। तो फिर बीना कहती है आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी चीजों को प्रॉपर्ली करने में। तो इस पर सिस्टर कहती है मुझे छोटे लड़के पसंद नहीं है, लेकिन मेफे जो अभी कहा है वह बिल्कुल सच है। युहाव सच में अमेजिंग है, क्योंकि जब मैं उसके पास थी तब मुझे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा हो। और इस बात को सुनकर बीना खुशी के मारे पागल हो जाती है, और इसे जोर से हग करते हुए खुश होते हुए कहती है आपका दिल तो काफी जोरों से धड़क रहा था, यह तो सच में काफी अमेजिंग बात है, और हम तो सिस्टर है ना, तो आपको मुझे बताना होगा कि आप उसके साथ कुछ करना चाहती हैं क्या। तो सिस्टर कहती है कि लिटिल सिस्टर मुझे बुली करना बंद करो। तो बिना कहती है कितनी भी सीरियस मत हो, वैसे भी लोग आज रात हमें सोनी नहीं देने वाले हैं। और फिर अगले दिन युहाव और बीना की टीम अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देती है, और क्योंकि मफेट एक स्पिरिट जेंट है इसलिए युहाव और बाकियों को यहाँ पर जाने का कोई डर नहीं होता है। जो और इस मिक्सड जॉन में हजारों सालों में कभी भी इंसानों और बीस्ट की मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए इंसानों को देखते ही यहाँ के काफी सारे स्कारलेट फायर मंकी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं।
और मेफे सभी को इसका फायर मंकी से केयरफुल रहने के लिए कहता है और युहाओं की पलटन भी काफी खतरनाक तरीके से काउंटर अटैक करती है और युहाओं को एक्शन में देख के बीना काफी खुश होती है और कहती है बिग सिस्टर देखो तो युहाओं सच में काफी गुड लुकिंग है। तो सिस्टर इसे कहती है वह लड़का आखिर तुम उसकी स्पिरिट के बारे में क्या कह रही हो। और तभी यहाँ पे एक 10,000 एयर ओल्ड मंकी स्पीड बिस्ट अटैक कर दिया होता है, इसलिए मूवी बाकी सभी को ही जल्दी से पीछे हटने के लिए कहता है और इस बीस्ट का एक अटैक वीना की तरफ जान लगता है जिससे वीना बैक नहीं कर सकती थी, जिस वजह से सभी को इसकी काफी चिंता होने लगती है और युहाओ भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इनके बीच में काफी सारे मंकीज थे। और तभी अचानक से वीना की जगह पर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी बड़े कोल्ड ऑरे ने वीना को उस फायर ब्लास्ट से बचा लिया था और हमें बिना की सिस्टर को दिखाते हैं जो कहती है कि बिना क्या तुम ठीक हो। तो वीना कहती है चिंता मत करो, सौभाग्य से उस ट्राइपॉड ने मुझे बाल बाल मरने से बचा लिया था और जाओ जाओ सिस्टम मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी हुआ युहाव को स्काई ड्रीम से एक मैसेज मिलता है और वह कहता है युहाव चलो चले, यहाँ पर एक तुम्हारे लिए काफी सूटेबल सोल बीस्ट है और जहाँ पर तुम लोग पहले बैटल कर रहे थे वह जगह उसके काफी पास ही है और वहाँ पर करीब 2 पावरफुल बीस्ट हैं और मेरा प्लान तुम्हें 10,000 ईयर कल्टीवेशन से ज्यादा वाले की रिंग दिलाने का है। तो हुआ युहाव स्काई ड्रीम से चौंक हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। इस पर स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है अब जब यह ब्रदर तुम्हारे साथ है तो सभी तरह के चमत्कार हो सकते हैं। तो हुआ युहाव कहता है तो क्या मुझे यह समझना चाहिए कि मैं एक 1 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट को अपना सकता हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है तुम्हारी जो अभी की स्ट्रेंथ है और तुम्हारी जो स्पिरिट बोन एम्प्लीफिकेशन है और मेरी सोल सील के होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें कम से कम 15,000 ईयर स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करना चाहिए और जल्दी करो, तुम्हें चूज करना होगा। और मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम नंबर 1 स्पिरिट मास्टर होने वाले हो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। और फिर हुआ युहाव कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे उस जगह जाना ही होगा। और तभी हुआ युहाव अचानक से कहता है वांगडोंग जाओ जाओ, मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट मिला है इसलिए मैं पहले उसे देखने के लिए जाता हूँ। जाओ जाओ और वांगडोंग तुम दोनों ऐसे ही इनके साथ आगे बढ़ते रहो, मैं काफी जल्दी लौट आऊंगा। और इतना कहते ही यह अचानक से यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है।